एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दिया हूँ, एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि अपवर्तन क्या होता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स उसी के अंदर आएगा जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा होगा। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे, और इसी के अंदर हम लोग जानेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है। उसके बाद कुछ दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि रियल डेप्थ क्या होता है, अपीयरेंट डेप्थ के मतलब वास्तविक गहराई क्या होती है, और दिखने वाली गहराई क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में करेंगे, पार्श्विक विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे लेंस पे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस के टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ेंगे, इमेज कैसे बनता है लेंस में उसको पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है उसको डिराइव करेंगे। फिर साइन कन्वेंशन करेंगे लेंस में, जिस तरह से हमने मिरर में किया था, और उसके बाद हम लोग फिर लेंस का मैग्नीफिकेशन करेंगे। तो ये टॉपिक्स जो हैं हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो 5-6 क्लास में मैं ये टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक जो है वो रिफ्रैक्शन करते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि प्रकाश का, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से, पहले तो दो मीडियम के बारे में समझिए क्या होता है। दो मीडियम अलग अलग होता है। एक तो आप लिख सकते हैं कि जिस समय हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो एक मीडियम हमारा एयर रहता है और दूसरा मीडियम कोई दूसरा रह सकता है, चाहे वो कांच हो, चाहे वो पानी हो, लेकिन ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू लाइट पास कर सके। मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू लाइट पास कर सके, तो उसको कहते हैं हम पहले मीडियम कहते हैं। अब मीडियम में हम लोग को रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ये एक कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा है। इस कमरे में स्टूडेंट्स क्या हैं, भरे पड़े हैं। स्टूडेंट्स इस कमरे में क्या हैं, भरे पड़े हैं, और इसका दरवाज़ा इतना बड़ा है, बीच में एक लाइन जाएगी। तो जब अब इस कमरे से बच्चे निकलेंगे बाहर, तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे कि इस तरह से निकलेंगे। लेकिन निकलने के बाद क्या होंगे कि उनको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। निकल के बच्चे निकल रहे हैं, उनको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, भागेंगे। वो क्या करेंगे, दूर भागेंगे। यहाँ तक वो कंजस्टेड एरिया में थे, यहाँ तक क्या थे, वो कंजस्टेड एरिया में थे। तो अब बच्चे कहाँ भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। बच्चों को फ्री स्पेस मिल गया है। आप ही अगर स्कूल के कमरा से निकलते हैं, उसके बाद फील्ड में आते हैं, तो आपको फ्री स्पेस मिल जाता है। तो फ्री स्पेस में आप दूर दूर भागते हैं। तो ठीक है, ये समझिए, अभी यूज होगा, आपको पता लगेगा। दूसरी बात क्या होगा कि अगर इसी कमरे में क्या होगा कि आप फ्री स्पेस से आ रहे हैं, यानी कि दूर दूर से भागते हुए आ रहे हैं, दूर दूर से भागते हुए आ रहे हैं, और जब आपको कमरे के अंदर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये सारे एक जगह पे जाके आके लगभग मिलने लगेंगे और कमरे में इंटर करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, आप दूर नहीं भाग रहे हैं, आप नज़दीक जा रहे हैं, आप नज़दीक जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस पे देखिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो वो क्या करता है, बैंड, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में लाइट का बैंड होना। कैसे, देखिए, हमने मान लिया कि यह एक मीडियम है। क्या है, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है। इसको मानते हैं कि रेरर मीडियम है, और इसको मानते हैं कि डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम का मतलब हुआ कि खाली मीडियम, यानी कि खाली स्थान, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कम हैं, भीड़ भाड़ क्या है, कम है। खाली मीडियम का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स वहाँ पे कम है। जैसे कि एक बात करें, हम लोग कांच की बात करें या पानी की बात करें, और रिस्पेक्ट में बात करें किसके, एयर की, तो एयर हमारा खाली मीडियम है विथ रिस्पेक्ट पानी और कांच के। तो इसमें क्या होगा कि अगर रेरर मीडियम से एक लाइट आ रहा है, रेरर मीडियम से क्या आ रहा है, एक लाइट आ रहा है। देखिए, ये लाइट है रेरर मीडियम से, लाइट का डायरेक्शन ये है। अब जिस पॉइंट पे वो पड़ता है, उस पॉइंट पे हम क्या खींचते हैं, एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं।
इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल लाइन खींच दिया, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल लाइन है, ये हमारा नॉर्मल लाइन है। तो अभी ये जो लाइट आई तो इस लाइट को कहाँ जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, डायरेक्शन तो लाइट का वही है। लेकिन अब क्या होगा कि वह रेयरर से डेंसर में आ रही है, रेयरर से कहाँ आ रही है, डेंसर में। तो जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो ये क्या करेगी, बैंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। अब जब रेयरर से डेंसर में आएगी, ये रेयरर से डेंसर में आएगी तो वह नॉर्मल को क्या कहते हैं हिंदी में, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी कि ये क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ गई। समझिए इसको, ये कुछ इसी तरह से हुआ है कि ये रेयरर मीडियम है और उससे डेंसर, मान लीजिए कि ये बीचों बीच एक लाइन है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, बीचों बीच एक लाइन है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो अब जब यह रेयरर से यानी कि दूर से जब डेंसर में जा रही है तो वो इसके नज़दीक से होके जा रही है, क्योंकि इसके पास जगह है नहीं, मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो इसके नज़दीक से होके जा रही है। तो वही होता है कि जब रेयरर से डेंसर में आ जाएगी तो बैंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल यानी कि नॉर्मल के नज़दीक आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं हम, ये जो लाइट आ रही है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइट आ रही है उसे इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण कहते हैं। और जो लाइट जा रही है इसको डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं, क्योंकि जाना ऐसे चाहिए था, एग्जैक्टली तो ऐसे वो जा नहीं रही है, ये जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन गई कहाँ से, इस तरह से मुड़ के गई। तो इस लाइट को जो हम कहेंगे वो कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि अपने स्थान से क्या हुई, बैंड्स हो गई, यानी कि अपवर्तित किरण इसको कहेंगे। ये नॉर्मल हो गया। अब क्या हुआ, ये एंगल अब क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यानी कि आपतन कोण। और ये एंगल जो होगा, अब मुड़ी इतना दूर है मुड़ी, तो ये अभिलंब से कितना दूर मुड़ी, इतना दूर मुड़ी है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो समझ में आ गया होगा कि ये पहला कंडीशन है, ये अपवर्तन का यानी कि रिफ्रैक्शन का पहला कंडीशन है। इस कंडीशन में जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। नॉर्मल हमने खींच दिया, नॉर्मल कहाँ पे खिंचाता है, तो जहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट रे क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली होती है, तो उस मीडियम पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, जहाँ पे हमने इसको खींच दिया है। और रेयरर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल के नज़दीक आएगी। ये हुआ हमारा पहला कंडीशन। ये कैसा कंडीशन है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अब क्या होगा, डेंसर से रेयरर जाएगा, डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से क्या होगा कि यह दूर भागेगा, नॉर्मल से अब क्या होगा, दूर भागेगा। फिर वही करते हैं, एक मीडियम बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा, ऊपर डेंसर दे देते हैं और नीचे रेयरर दे देते हैं। अब क्या हुआ कि एक इंसिडेंट रे आई और यहाँ इस मीडियम पे क्या हुई, लाई की। तो जिस जगह पे ये लाई की उस जगह पे हम क्या खींचेंगे, नॉर्मल खींच देंगे। हमने नॉर्मल खींच दिया। अब इस रे को कैसे जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था। इस रे को कैसे जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था। तो अब क्या हुआ कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब वह डेंसर से रेयरर में आई। डेंसर से रेयरर में आई का मतलब क्या हुआ कि डेंसर मीडियम और उससे रेयरर में जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि फैल रहा है। डेंसर मीडियम से जब रेयरर में जा रही है तो दूर भाग रहे हैं। इसको सिंपली क्लास के स्कूल से समझिए कि क्लास से जब बच्चे फील्ड में निकलते हैं तो वो फैलते हैं, यानी कि नॉर्मल से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये इस तरह से इसको, ये दूर भाग गया। ये क्या हो गया, दूर भाग गया। ये क्या हुआ, फिर से हमारा इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया।
तो दूसरी कंडीशन भी आपको समझ में आई होगी। मेन यही दोनों कंडीशन क्या होता है, यूज होता है। लेकिन तीसरा कंडीशन एक हमको आपको बताते हैं कि जब लाइट परपेंडिकुलर आए यानी कि बिल्कुल सीधा आए तब क्या होगा। ये मीडियम हमने बना दिया। अब लाइट इस पे क्या होगी कि परपेंडिकुलर आएगी यानी कि बिल्कुल सीधा आएगी। तो इस तरह से आया लाइट, इस तरह से आया लाइट। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, तो ऐसे जाना चाहिए था। नॉर्मल कहाँ है, इसी पे है। अरे यहाँ पे बेंड किए तो नॉर्मल तो सीधा खिंचाता है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल भी इसी पे है। और ये जाएगा भी कैसे, तो बिल्कुल सीधे जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। जब 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्रिएट होना चाहिए। नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। इस फिगर में भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि एंगल हमारा क्या है, 0 है। और जब एंगल 0 होगा तो लाइट जैसे आई वैसे सीधे की सीधे चली जाएगी। तो हमारा रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये 3 कंडीशन होते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होते हैं, ये 3 कंडीशन हम लोग को फॉलो करने के लिए होते हैं। तो उम्मीद है कि रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, रेयर से डेंसर में आएगी तो अवे यानी कि टुवार्ड्स जाएगी। रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल के नज़दीक आएगी। डेंसर से रेयर में जाएगी तो दूर जाएगी, नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर आएगी तो वो कोई एंगल नहीं बनाएगी, वो सीधा का सीधा लाइट क्या होगी, चली जाएगी। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको याद करना है। अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। तो चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले एक बात जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ भी नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेज़र किया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। क्या किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेज़र किया जाता है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब आप समझते हैं कि घनत्व होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी पहले समझते हैं क्या होता है। ये देखिए, एक मैंने ये ले लिया बॉक्स, एक मैंने ये बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स में मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, होता है ना, गैस मीडियम, सॉलिड मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स हमारे हैं क्लोजली हैं, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली हैं। अब एक बात बताइए, अगर इसको आप मानिए एयर और इसको मानिए वाटर या गिलास, तो अगर दोनों की तुलना कीजिए तो एयर में कम मॉलिक्यूल्स हैं एज रिस्पेक्ट टू वाटर में। यानी कि वाटर क्या है, डेंस है, किससे, एयर से। वाटर क्या है, ज़्यादा डेंस है, सघन है, किससे, एयर से। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करो, यहाँ देखिए वाटर में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और एयर में कम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं अब इसमें करूँ कि लाइट को पास कराता हूँ, लाइट रेज को मैं इसमें पास कराऊँगा और इसमें लाइट रेज को पास कराऊंगा, तो आप खुद क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, एयर में क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, कम डेंसर है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में कम होगा, तो हम एयर और वाटर देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट हमारा ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, यानी कि मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी को इसी तरह से समझिए कि मॉलिक्यूल्स कम है तो डेंसिटी क्या है, कम है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे कम है, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स कम हैं तो वो लाइट को रोकेंगे नहीं, मॉलिक्यूल्स कम हैं तो वो लाइट को रोकेंगे नहीं, लाइट ज़्यादा तेज़ फ्लो करेगी, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो ये क्या करेगी कि लाइट को जाने से रोकेगी, उसके रास्ते में रुकावट यानी कि एक तरह का रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध पैदा करेगी। तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा
तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अब क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एग्जैक्टली ऑप्टिकल डेंसिटी ही होता है, इसी से उसको मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो नॉर्मल हमारा होता है, जिसे कि अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको या तो कहीं कहीं n से या फिर कहीं कहीं म्यू से, दोनों से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है, तो ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कहीं कहीं पे वैक्यूम भी दिया होता है, दोनों में लगभग सेम ही होता है स्पीड ऑफ लाइट, और इसके बट्टे में यानी कि अपॉन क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, कोई भी मीडियम हो, सेकेंड मीडियम या अदर मीडियम कह सकते हैं, अदर मीडियम, ठीक है। तो नॉर्मल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिनोट कहीं कहीं n से और म्यू से करते हैं, इसमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम लिया जाता है और कोई दूसरा मीडियम उसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्या है, हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 by स्पीड ऑफ लाइट के, 1 by स्पीड ऑफ लाइट के। क्या होता है 1 by, क्यों, अगर स्पीड ऑफ, देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे मैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी लिख देता हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी, दोनों एक ही है, अलग अलग मत समझिएगा। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ता और स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ता तो उसको कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ रहा होता और स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ रहा होता तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि प्रकाशीय घनत्व बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। प्रकाशीय घनत्व बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, और उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। कैमरा की मेमोरी खत्म होने के कारण वीडियो बंद करना पड़ा था। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। अब यहीं पे आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, लेकिन रिलेटिव क्यों है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसमें दो अलग अलग मीडियम लिए जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एयर को लिया जाए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग एक मीडियम एयर लेते थे और बाकी दूसरा अलग मीडियम लेते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यानी कि दो अलग अलग मीडियम है। अब हमारे पास दो क्या है, अलग अलग मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है, सेकेंड मीडियम। अब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होगा, ये भी तो दोनों मीडियम का अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का निकालेंगे तो ये भी अलग होगा। तो एक को मानते हैं μ1 और एक को मानते हैं μ2। क्या कहते हैं, μ1 μ2 मान लेते हैं। अब μ1 की जगह जो पहला मीडियम होगा उसको रखेंगे, μ2 की जगह जो दूसरा मीडियम होगा उसको रखेंगे। ये बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन 1 स्पीड ऑफ लाइट इन 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर कैलकुलेट कैसे होगा कि मान लीजिए कि एक मीडियम हमारा एयर है और दूसरा मीडियम हमारा ग्लास है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, ग्लास का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू, और निकालना किसका है, ग्लास का, तो ग्लास को ऊपर रखिए। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एयर को क्या रखिए, नीचे रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो किसका निकालना है, अगर ग्लास का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसे रखेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, अब फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यानी कि अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब क्या है कि ये देखिए, ग्लास का निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नीचे होगा। लेकिन अब क्या कहता है कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि म्यू ग्लास और एयर में ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ ग्लास हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, समझिए इसको ध्यान से समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन हमको निकालना किसका है, ग्लास का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ग्लास इस तरह के साइज में ग्लास ऊपर लगाइएगा और एयर क्या कीजिएगा, नीचे लगाइएगा। और दूसरी तरफ हमको स्पीड दिया हुआ है, जो कि पहला मीडियम है हमारा ग्लास और दूसरा मीडियम है हमारा एयर। पहला मीडियम क्या है हमारा, ग्लास है, दूसरा मीडियम एयर है। तो निकालना किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। हमको पता है, अब उल्टा करेंगे, इसमें 1/, करेंगे तो एयर ऊपर चला जाएगा, ग्लास नीचे चला आएगा। क्या होगा, एयर ऊपर चला गया, ग्लास नीचे चला आया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको स्पीड पता होना चाहिए। तो ग्लास और एयर के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ एयर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ ग्लास क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से 10⁸ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1.5 आया। ये क्या आया, 1.5 आया। तो हम कह सकते हैं, अब इसमें हम क्या कहेंगे कि ग्लास जो है हमारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ग्लास इज 1.5 टाइम्स डेंसर फ्रॉम एयर। यानी कि हमारा ग्लास जो है वो 1.5 टाइम्स घना है, सघन है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ पे से दो कंडीशंस निकलता है। एक यह कह सकते हैं कि ग्लास जो है हमारा 1.5 टाइम्स घना है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। और दूसरा जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 टाइम्स लेस देन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, अब क्या कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास का वो 1.5 गुना कम है, किससे, हवा से। स्पीड ऑफ लाइट, इससे दो कंडीशंस निकल के आते हैं, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। कि पहला कि ग्लास जो है वह जो है 1.5 गुना ज़्यादा डेंसर है, किसके, एयर के। दूसरा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा ग्लास का वो 1.5 गुना कम होगा, किसके, एयर के। तो इस तरह से ये कंडीशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण उल्टा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। तो अब आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में करेंगे। तो उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।